साइंस बेवफा है तो क्या हुआ, साइंस बेवफा है तो क्या हुआ, उसे बेवफा ही रहने दो, उसे बेवफा ही रहने दो। हमने तो सच्ची मोहब्बत की थी, हमने तो सच्ची मोहब्बत की थी, हमें उनकी मोहब्बत का सताया ही रहने दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो भाई लोग, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि लास्ट पेपर तो आपका साइंस का पेपर था और साइंस के पेपर के बाद सारे लोग तो अच्छे होते नहीं हैं। फिर भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं टूट गया, बर्बाद हो गया, और आप कह रहे हो कि अच्छे होंगे। काहे का अच्छा, घंटा का अच्छा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो बीत गया सो बीत गया, उसके गम में रोने से अच्छा है कि जो आने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से कर लो। ओके, तो जिनका पेपर अच्छा गया उनके लिए भी और जिनका पेपर खराब गया उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले जिनका पेपर खराब गया उनके लिए, साइंस बेवफा है तो क्या हुआ, साइंस बेवफा है तो क्या हुआ, उसे बेवफा ही रहने दो, उसे बेवफा ही रहने दो। हमने तो सच्ची मोहब्बत की थी, हमने तो सच्ची मोहब्बत की थी, हमें उनकी मोहब्बत का सताया ही रहने दो। समझ में आया? चलिए, तो अगर आपने साइंस से सच्ची मोहब्बत की थी और उसके बाद भी साइंस ने आपके साथ धोखा किया, तो आप क्या कर सकते हो उसके गम में रहने के अलावा, समझे? और अगर जिनका पेपर अच्छा गया है उनके लिए भी तो कुछ कहना बनता है ना, कि वो सोच रहे होंगे काहे की बेवफा, काहे की बेवफा। बेवफा कब तभी कोई होती है जब हमें सच्ची वफा ना आती हो, यानी कि कोई बेवफा तभी करती है जब हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, मे बी उन्होंने साइंस के प्रिपरेशन में कुछ कमियां उनकी रह गई होगी, इसके वजह से उनका साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। समझ में आया बच्चे? तो अब हम क्या करते हैं, इन सब बातों को छोड़ते हुए जो अब हमारा एसएसटी का पेपर है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारा क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है एसएसटी। तो उसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा कि कैसे आपको एसएसटी पढ़ना है और कैसे आप एग्जाम में एसएसटी के पेपर में एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो। तो हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उस पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना और फॉलो करना, ताकि जो आपका एसएसटी में हो आप 80 आउट ऑफ 80 ले आ रहे होगे। तो मैं आपको पक्का गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको एसएसटी में 80 आउट ऑफ 80 लाने से दुनिया का कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। हमें करना क्या है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आपको बस उस स्टेप्स को फॉलो करना है एज इट इज, क्योंकि ये बहुत मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करना और उसके बाद देखना आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हो जाएगा, और आप जब पेपर दे कर आओगे तो आप कैसे कमेंट करके बताओगे कि सर मेरा पेपर कितना अच्छा गया। तो सबसे पहला मेरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 सब्जेक्ट्स एंड हैव इक्वल वेटेज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको लगता है हिस्ट्री टफ है तो वो सारा टाइम हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं बाबू, हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, टोटल 80 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा। तो हर एक सब्जेक्ट का जो मेरा वेटेज हुआ ना वो 20-20 मार्क्स का हुआ, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉल साइंस या जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं, और अपना सबसे डरावना हिस्ट्री। तो ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर बनता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हिस्ट्री में अटके नहीं रहना है, सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं अटके रहना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को और सारे टॉपिक्स को इक्वली टाइम देना है, क्योंकि सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबका 20-20 मार्क्स का ही पेपर आएगा। तो इसलिए आप सबको आसानी से अच्छे से मैनेज करके पढ़ना, किसी एक सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं घुसे रह जाना। आया बात समझ में? चलो, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है, एसएसटी से डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना बाबू, कि वो एसएसटी से डर जाते हैं और एसएसटी से डर के बैठे हुए हैं और उनका प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, एसएसटी से डरना नहीं है। एसएसटी कोई ऐसा राक्षस थोड़ी है जो हमें निगल जाएगा। एसएसटी को लोग ने ऐसे ही हवा बना रखा है, कुछ नहीं है बाबू, सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब एसएसटी में क्या होता है, देखो, अगर आपका साइंस है, मान लो कि साइंस में आपका अगर कोई रिएक्शन आया तो वो आपको आता है तभी तो आप लिख पाओगे, नहीं तो कुछ लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। मैथ्स है, मैथ्स में अगर कोई मान लो कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया, अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा है तो क्या आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे? अटेम्प्ट तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्या ही उसमें लिखोगे। लेकिन एसएसटी क्या है ना, हमारी सोसाइटी का स्टडी है, सोशल स्टडीज भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे साइंस
जो हमारा है ना समाज के बारे में है। और हर बच्चे क्या होते हैं या कोई भी दुनिया में सब किसी न किसी समाज में ही रहते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ तो समाज के बारे में आइडिया है, बस उसी को हमें क्या कर देना है, प्रेजेंट कर देना है। तो आप अगर थोड़ा सा भी एसएसटी में पढ़ के जाओगे ना तो आप अच्छा मार्क्स ला रहे होगे एसएसटी में। किसके तुलना में? साइंस और मैथ्स की तुलना में, क्योंकि वहां आपको एकदम डीप स्टडी करना होता है, लेकिन यहां आपको क्या करना होता है, थोड़ो स्टडी से भी हमारा काम हो जाता है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल से बताता हूं कि अगर आपके पेपर में मान लो क्वेश्चन आया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन पढ़ रखा है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा रखा है, वहां पे मैंने वन शॉट में सारा इकोनॉमिक्स को और पॉल साइंस को, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, तो जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। जब क्या होता है ना, एक कंट्री और किसी दूसरे कंट्री के बीच में बॉर्डर होते हुए भी वो बॉर्डर का जो दूरी है ना वो खत्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ देगा कि इसका बेनिफिट बताओ, इसका फायदा बताओ, आप नहीं बता सकते हो कि देखो आज के समय में जो हम पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, या जो मैं आपको यूट्यूब पे मैंने अब जब वीडियो अपलोड करूंगा वो सब कहाँ है, सब बाहर की कंपनी है, बाहर का टेक्नोलॉजी है। क्या आज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? बिल्कुल अवेलेबल है। तो ये सब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंच पा रहा है। सेकेंड बात है कि जैसे है ना हमें सामान सस्ता मिलता है। ओके, जैसे आप देखो आईफोन जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, एप्पल, अमेरिका की कंपनी है। अब एप्पल क्या करती है, आईफोन को डिजाइन तो अमेरिका में करती है, सारे इंजीनियर्स को उसने अमेरिका में बैठा रखा है, लेकिन वो जब बनाना होता है ना आईफोन को मैन्युफैक्चर करना होता है, तो या तो वो चाइना भेज देती है या आजकल हमारे कंट्री में भी वो बनाने लगी है। तो देखो क्यों, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया ना कि चाइना में भी बना रही है, अमेरिका की कंपनी इंडिया में भी बना रही है। अब अपना नेक्स्ट है बाबू, डोंट वॉच लॉन्ग वीडियोज। हमें कभी भी क्या करना है ना, लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है। बच्चे क्या करते हैं ना, मैराथन वीडियो देखने लगते हैं, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे का। अब बताओ ना, अब 3 घंटा में जितना देर में आप सिर्फ वीडियो देखोगे और सिर्फ सुनोगे ना, उतना समय में आप क्या कर सकते हो ना, आप थोड़ा सा वन शॉट वीडियो देखो जो आधा घंटा 45 मिनट का होता है, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का होगा। मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहां से भी देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। तो आप वो वीडियो देखो और उसके बाद क्या करो, आप सीधे है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ। जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होता है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या जो आपका है ना क्या कहते हैं कि जो प्रीवाईक्यू का क्वेश्चन है आप उसको है ना सॉल्व करने में लग जाओ। आप ज्यादा टाइम सुनने से अच्छा है, क्योंकि लिखना, अब एग्जाम में क्या होता है ना, हमें सुनने से काम नहीं चलता है, वहां हमें लिखना होता है बाबू। तो इसीलिए क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस रखो, समझे, सुनने से ज्यादा। इसीलिए छोटे वीडियो को देखो, एनसीईआरटी को थोड़ा थोरोली स्टडी कर लो, जिससे आपको क्या क्या लिखना है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। या अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से वहां पे स्टडी कर लो, पढ़ लो कि कैसे हमें आंसर लिखना है, और उसके बाद क्या करो, आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करो, समझे। पूरी की पूरी लंबी लंबी वीडियो देखने से हमें कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो छोटे छोटे वीडियो से और आंसर प्रैक्टिस करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं, इसका मेरा एक फ्रेंड था, मैं इसे ऑन कैमरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं। वो क्या करता था, ऊपर का है ना जो एनसीईआरटी में तो पॉइंट वाइज लिखना होता है, सॉरी एसएसटी में, तो वो ऊपर 1-2 पॉइंट क्या करता था, अच्छा लिख देता था, जो बहुत अच्छा उसका आता था, और बीच में वो कुछ फालतू का बात बना देता, और फिर नीचे 1-8 पॉइंट वो अच्छा लिख देता। ऐसे कर करके उसके है ना एसएसटी में है ना 90 अबव मार्क्स आ जाते थे। तो देखो यही एसएसटी में अगर आपको थोड़ा भी आप क्या करोगे ना, ब्रीफ आइडिया ले लोगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज कर लोगे, तो आप आसानी से आंसर को लिख पा रहे होगे। इसीलिए आप एसएसटी से क्या करो ना कि डरो नहीं, और सारे चैप्टर्स को एक बार देख के जरूर जाना है एसएसटी में। साइंस की तरह ही नहीं कि छोड़ के चले जाना है, हमें जरूर सारे के सारे चैप्टर्स को एसएसटी में देख कर जाना है। ये बात को तुम मेरे एकदम मान के जाना बाबू, समझे। उसके बाद जब आप पेपर दे के आओगे ना तो आप पक्का मुझे थैंक यू कहोगे। चलो अब अगला है हमारा लर्न आंसर्स इन कीवर्ड्स। आप क्या करो ना, आंसर जो भी है आपका किसी भी क्वेश्चन का, उसे कीवर्ड में याद करने का कोशिश करो। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे एसएसटी को रटने बैठ जाते हैं पूरे सेंटेंस वाइज। वैसे करोगे ना बाबू तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और फिर वहीं से बच्चे हैं ना एसएसटी से भागने लगते हैं। हमें एसएसटी को क्या करना है, हल्का बनाना है ना, हार्ड थोड़ी बनाना है। तो एसएसटी को क्या करो, आप कीवर्ड्स में याद करो। तो वो कीवर्ड क्या हो सकता है, जैसे आपने पढ़ा होगा व्हाट, वाई, वेयर, when एंड हाउ।
देखो ये सारे जो कीवर्ड्स है ना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है एसएसटी के रिगार्डिंग। अगर आप इन सब कीवर्ड्स का एनालाइज जान जाओगे, यूज जान जाओगे, तो आप आसानी से है ना 80 मार्क्स तो आसानी से, हल्का सा सिंपल स्टडी से, मतलब नैरो स्टडी से, आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड स्टडी भी नहीं करना है, फिर भी आप एसएसटी में 70 और 75 इवन 80 मार्क्स भी ले आ सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको अगर अभी बोलूं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने अगर कुछ पढ़ा, अभी कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप उसको है ना इन सारे पैरामीटर्स पे जज करो, एनालाइज करो इन सब क्वेश्चन के हिसाब से कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी है, एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है वो क्यों एक कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वही तो सारा सामान प्रोड्यूस करेगा, और अगर सामान प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो क्या इंड कंज्यूमर तक, हम लोग तक, आप तक पहुंच पाएगा, नहीं। इसलिए फिर है हमारा हाउ, कैसे है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्क करता है, कैसे क्या इसका फंक्शन है। देखो तो आप इन सब टॉपिक्स पे अगर इसको एनालाइज करोगे तो क्या आप आसानी से लिख पाओगे कि नहीं। तो इसीलिए एसएसटी को रट्टा मारने से अच्छा है कि कीवर्ड्स के हिसाब से उसको तुम एनालाइज करो इन क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा उसको आप पढ़ लो, उसके बाद क्या करो 5-10 मिनट उसको आप बैठो शांत मुद्रा में एकदम कंसंट्रेट करके और इन सारे पॉइंट्स पे उसको एनालाइज करो। जब आप एनालाइज करोगे ना तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में आने लगेगा, और फिर आप उसके बाद है ना कहीं से भी क्वेश्चन लो और उसका राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। इससे आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा एनसीईआरटी में और एसएसटी पे। आप कहोगे कि सर आपने वेयर और वेन के बारे में तो नहीं बताया। तो देखो वेयर का मतलब होता है कहां, तो जैसे आपका अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो वहां आप वेयर का यूज कर सकते हो। जैसे चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा कहां यूज होता है, तो इन सब से आप वेयर का बना सकते हो। वेन, वेन तो हमारा है ना पूरा का पूरा क्या है, जनरली हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वाला है कि जैसे वेन कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, फ्रांस का है ना रिवॉल्यूशन कब हुआ था। तो जब इन सब पे क्वेश्चन आए तो आप वेन से बना सकते हो, समझ रहे हो। तो आप इन 4-5 जो है ना क्वेश्चन जो है, अगर इस पे किसी भी टॉपिक को एनालाइज करोगे ना तो आपके पास एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा किसी भी टॉपिक का कि क्या क्या हम उसमें आंसर फ्रेम कर सकते हैं, समझे। तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही जो मैं आपको शुरू से इस वीडियो में कह रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो वहां आपको चीजों को लिखना होता है। आपने कितना पढ़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बहुत ज्यादा आता है ना, और अगर आप पेपर में नहीं लिख पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं आएगा, और किसी को अगर कम भी आता है अगर वो पेपर में लिख देगा तो उसको आपसे ज्यादा मार्क्स आएगा। इसीलिए क्या करो, ज्ञान ज्यादा अर्जित करने से अच्छा है, क्योंकि आपका पेपर जो है ना वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, तो आप लिखने पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि आप वहां पे क्या कर सको, जब भी आपसे कोई है ना आप क्वेश्चन आए तो आप उसके बारे में लिख पाओ। अब क्या होता है कि बच्चे तो पढ़ के जाते हैं, वो कभी प्रैक्टिस किए नहीं होते, जब वहां पे लिखने जाते हैं ना तो उस समय वो लिख नहीं पाते, या तो उनका लिखने का स्पीड स्लो होता है, या वो किसी भी वजह से उनके माइंड में एट अ टाइम तुरंत वो बातें नहीं आ रही होती जो उन्हें लिखना है, इस वजह से वो उनका क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाता है। इसीलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके घर से जाना, समझिए। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना लिखे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको यही नहीं पता चलता है ना कि वो पेपर में लिखे तो लिखे कितना। अब देखो होता क्या है, एसएसटी जो होता है हमारा बाबू सब्जेक्ट, उसमें हमें पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जनरली 4 तरह का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक हमारा 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स और एक 5 मार्क्स। तो देखो बाबू क्या होगा, जब अगर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए ना तो उसमें हमको 2 से 3 पॉइंट्स लिखना है। फिर जब हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें 3 से 4 पॉइंट्स लिखना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें 4 से 5 पॉइंट्स लिखना है, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें 5 से 6 पॉइंट्स लिखना है, समझे। तो इससे क्या होगा ना कि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया। तो आप कभी भी आप किसी भी टॉपिक का प्रिपरेशन करो, किसी भी चैप्टर का प्रिपरेशन करो, तो अपने प्रिपरेशन को आप 5 से है ना 6 लाइन के 6 पॉइंट्स के हिसाब से प्रिपेयर करो, 6 पॉइंट्स के हिसाब से। इससे क्या होगा, अगर आप 6 पॉइंट्स के हिसाब से किसी टॉपिक को प्रिपेयर करके जाते हो और उस टॉपिक से अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया जहां आपको 2 से 3 पॉइंट्स लिखना है तो आप तो आसानी से लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 और 3 पॉइंट्स का प्रिपरेशन करके जाते हो तो क्या 5 और 6 पॉइंट्स लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो वही आपका क्या होगा ना, मार्क्स आने का कम चांस हो जाएगा। तो आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो
और उसके बाद इन सब सारे पॉइंट्स पे आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज करो और फिर 5 से 6 पॉइंट्स बनाने का एटलीस्ट कोशिश करो। अगर आप अपने से नहीं बना पा रहे हो तो आप अपने किसी बुक्स का हेल्प ले सकते हो, पीवाईक्यूज में का जो सॉल्यूशन होता है उसका हेल्प लेकर आप 5 से 6 पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि आपको 5 से 6 पॉइंट लॉन्ग आंसर में लिखना होगा, इसीलिए आप इसका तैयारी अभी से करके जाना। अब अपना अगला पॉइंट है हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, लिख तो लेते हैं लेकिन जो उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना उसको वो हाईलाइट नहीं करते हैं। अब देखो किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हो ना तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा होता है, जब वो उन पॉइंट्स को देखता है तो वो तुरंत एक बार में अट्रैक्ट हो जाता है आपके आंसर से। उसको लगता है अरे वाह ये बच्चा तो अच्छा लिखा है, क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो तो इस तरह अंडरलाइन करते हो ना तो वो क्या होता है ना विजिबल होता है जल्दी। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो ताकि जो चेक करने वाला है उसके माइंड पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपका पड़े। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जब हाईलाइट करना शुरू करते हैं तो वो सारे आंसर को हाईलाइट कर देते हैं। बाबू हमें सारे आंसर को हाईलाइट थोड़ी करना होता है। अगर सारे आंसर को हाईलाइट करें तो फिर हाईलाइट करने का फायदा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे सिर्फ उसको हाईलाइट करो। तो ये सब आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तभी सीखोगे, एग्जाम में नहीं सीखोगे। इसीलिए अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 9 नंबर, वो है हमारा सॉल्व दी सैंपल पेपर्स। तो ये सब आपको तभी आएगा ना बाबू जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करके जाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने का कोशिश करो। अब सैंपल पेपर ऐसे नहीं कि फर्स्ट ऑफ द डे से आप शुरू कर अभी सॉल्व करने का शुरू कर दो, नहीं, पहले क्या करो थोड़ा सा है ना रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो। जो भी आपका 70-80% जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए 70-80%, तब आप है ना सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब इसमें आप क्या करना ना, इन सारी बातों का याद रखना कि है ना कितना लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, और तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और विथ टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना, वहां हमारे 3 घंटा का पेपर होता है और एसएसटी में लिखना ज्यादा होता है, इसलिए बहुत बच्चे का पेपर छूट जाता है। तो आप जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करो ना, एक घड़ी और टाइमर को बगल में लगा के सॉल्व करने का कोशिश करो। 3 घंटे का पेपर होता है तो आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते हो, अगर आपका अभी मन नहीं है तो आप क्या करो सेक्शन वाइज बांट लो कि इस सेक्शन को मुझे इतना टाइम में कंप्लीट करना है, इस सेक्शन को इतना टाइम में, और पूरे उस टाइम फ्रेम में उस सेक्शन का आंसर लिखने का कोशिश करो। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा कि कभी भी एग्जाम का जो आपका एग्जाम वाला डे होगा ना, एग्जाम डे, उस दिन कुछ नहीं देखना है। उस दिन भी क्या होते हैं ना, कई सारे टीचर्स होते हैं वो अपना कोई सेशन चला देते हैं कि इसमें आपको है ना वो कुछ पढ़ाएंगे, या आप क्या करते हो कुछ नया चीज देखने लगते हो। देखो बाबू इससे क्या होता है ना, हौज पौज हो जाता है हमारे ब्रेन में और हमें फालतू का फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होने लगता है कि अरे भाई मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया। बाबू अब जो छूट गया तो छूट गया, क्योंकि अब आप 1-2 घंटा में कर ही क्या सकते हो। इसीलिए आपने जो पढ़ रखा है आप अपने पे विश्वास करो, अपने आप को ये कहो कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, आई एम द फाइटर, और मैं आसानी से क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकता हूं, फोड़ सकता हूं। इसीलिए क्या करो, एग्जाम के सुबह में बिना स्ट्रेस लिए हुए आराम से हमें उठना है, चिल माइंडेडली नहाना धोना नाश्ता जो भी हमें करना है वो कर लो, और फिर आसानी से अपने एग्जाम हॉल पे या एग्जाम सेंटर जो भी है आपका, वहां जाकर पेपर दो। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ाई कर रखा है तो एक दिन में आपको वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं कर रखा है तो वैसे भी आप 2 घंटा में कुछ नहीं कर पाओगे। समझे, ये कटु सत्य है, इसे आपको मानना होगा। तो आशा करता हूं मैं आपको कि ये सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इसे आप, मैं पक्का कहता हूं आप ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आपका नहीं अच्छा स्कोर आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, और जो भी आपको और भी हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए कुछ और वीडियोज या सेशन लाने का कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आशा करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप एक लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया। और आप इन सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा इस तरह का वीडियो बनाने के लिए।